नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकेंड में FM के अध्ययन में अनुपात विश्लेषण का अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। आज हम अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस चैप्टर में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में अनुपात विश्लेषण क्या है, अनुपात क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है और अनुपातों का वर्गीकरण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, जिसमें अनुपात के अंतर्गत मुख्यतया चिट्ठे पे आधारित अनुपात और लीवरेज अनुपात, लाभदायकता अनुपात और भी विभिन्न अनुपातों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में क्रियाशीलता अनुपात और कार्य कुशलता अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि अनुपात विश्लेषण में क्रियाशीलता अनुपात मुख्यतया या कार्य कुशलता अनुपात, एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर मुख्यतया ये बिक्री पे आधारित या सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के आधार पर इनको ज्ञात किया जाता है। इसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकार के रेशियो आते हैं, जिसमें प्रथम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात कुल विक्रय लागत एवं एवरेज स्कंद के आधार पर इनको ज्ञात करते हैं, जिसमें इसका सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय या सेल्स बटे एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल्स बटा एवरेज स्टॉक। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करने के लिए मुख्यतः विभिन्न प्रकार से इनको ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न में दे रखा हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। प्रारंभिक स्कंद, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। इस आधार पे अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक और परचेज़ को जोड़ देंगे और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, तो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखी हो, डायरेक्ट सेल्स दे रखी हो, तो सेल्स बटे एवरेज स्टॉक का भाग देके हमारे पास स्टॉक टर्न ओवर रेशो आ जाएगा। एवरेज स्टॉक हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में 2 का भाग देके एवरेज स्टॉक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा होगा। इनके आधार पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की गणना करेंगे। आगे इसी क्रम में एवरेज स्टॉक में मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक में 2 का भाग देके एवरेज स्टॉक ज्ञात कर लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का को इस प्रकार भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इसे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। सेल्स माइनस जीपी, सेल्स में जीपी घटा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे। जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में अपने ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको घटाने के बाद में अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक को इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इस प्रकार अपने सामने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस प्रकार हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो को विभिन्न बिक्री और औसत स्कंद के आधार पे इनको हम तैयार करते हैं। जैसा कि अगर एग्ज़ाम में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हो या फिर डायरेक्ट सेल्स दे रखी हो, तो सेल्स जैसे माना कि 2 लाख सेल्स दे रखी है और एवरेज स्टॉक 5000 है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 5000। तो इस प्रकार ये अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आधार पे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन 5 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अध्ययन करेंगे। इसी अनुपात में हम आगे अध्ययन करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कुल बिक्री के आधार पे ज्ञात करते हैं। नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक फर्म या कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे फर्म की स्थिति की जानकारी हमें होती है, जिसके आधार पे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की गणना करते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक फर्म की एसेट्स होती है जो कि एक लाभ स्थिति को दर्शाती है। आगे हम बात करें इसी क्रम में स्टॉक वेलोसिटी रेशियो।
स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। स्टॉक वेलोसिटी रेशियो में एवरेज जो स्टॉक होगा, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू नंबर ऑफ डेज या मंथ से गुणा करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक्टिविटी या कार्यकुशलता अनुपात के आधार पे सभी प्रश्न आसानी से सरल भाव से कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके निर्वचन और महत्व की। ये क्रियाशीलता अनुपात और कार्यकुशलता अनुपात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्यवसाय की स्थिति के लिए या एक व्यवसाय के एक अच्छे कुशलता या कुशलतम माप के लिए ये अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें मुख्यतया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या विक्रय या एवरेज स्टॉक को ध्यान में रख के इस अनुपात की गणना कर सकते हैं। इसे अपन स्कंद आवर्त अनुपात भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपके स्कंद आवर्त अनुपात न देके स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पूछता है, तो भी हम इसी आधार पे इनको ज्ञात करते हैं, जिसमें नेट सेल्स बटे एवरेज स्टॉक का भाग दे देंगे। एवरेज स्टॉक अगर अपने पास क्वेश्चन में नहीं हो तो जो भी स्टॉक दे रखा हो ओपनिंग या क्लोजिंग, उनमें डिवाइड दे करके इस अनुपात की गणना आसानी से कर सकेंगे। कई बार क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स भी नहीं दे रखी हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन में सेल्स और अगर जीपी दे रखी है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आधार पर भी नेट सेल्स की गणना कर सकते हैं। कैसे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अपने पास इसमें क्वेश्चन में ट्रेडिंग बैलेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट और P&L अकाउंट होता है, जो कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नेट सेल्स ज़रूर प्रदर्शित करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को भी अपन दिखाते हैं। इस आधार पे क्रियाशीलता अनुपात की गणना की जाती है। क्रियाशीलता अनुपात एक व्यवसाय की स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनुपात व्यवसाय के कार्य निष्पादनों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य इस अनुपात के माध्यम से करने होते हैं। क्रियाशीलता अनुपात या कार्यकुशलता अनुपात को हम संपत्ति प्रबंध अनुपात या विक्रय अनुपात भी कहते हैं। इसे अपन विक्रय अनुपात भी कह सकते हैं या संपत्ति प्रबंध अनुपात भी कहते हैं। इस प्रकार एक्टिविटी रेशियो महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में आपके 2 प्रश्न आते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर कई बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की गणना करना भी अपन मतलब गणना से संबंधित प्रश्न भी आता है, जिसमें आपको प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा। तो इसमें अपन ओपनिंग स्टॉक को ले लेंगे, उसमें परचेज जो भी बिक्री है जो भी खरीद है उसको जोड़ लेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि व्यवसाय की स्थापना के दौरान जो भी खर्चे जो लगते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनको जोड़ लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। अगर प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की गणना कर सकेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करना, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का घटा देंगे। एक तीसरा तरीका ये है, अगर अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करना है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट को घटाने के बाद में भी अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने सामने उपस्थित। इसलिए आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसे अपन
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल्स भी कह सकते हैं, नेट सेल्स। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके नेट सेल्स भी दे रखी है तो नेट सेल्स को एवरेज स्टॉक में भाग दे देंगे। कई बार स्टॉक एवरेज स्टॉक न देके इन्वेंट्रीज आता है तो उसका मतलब भी स्टॉक ही होता है, स्कंद बोलते हैं। एवरेज स्टॉक मुख्यतः मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक में 2 का भाग देने के बाद में अपने सामने एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टॉक टर्नओवर रेशो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित क्वेश्चन आगे हम प्रैक्टिकल अगले वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था, इसी से संबंधित रेशो में लाभदायकता अनुपात के आधार पे या फिर करंट रेशो से संबंधित क्वेश्चन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी से संबंधित जो ये फॉर्मूले हैं इनका आप होमवर्क में अच्छे से इनको अध्ययन करना, जिसे आगे प्रैक्टिकल में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।